सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, जाने किस दर्द की अमंगल छाया, जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी देखता ही नहीं था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं, इस निगाह में न शराब। उपन्यास और कहानियों में आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 13। बिनती चुप, एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औधे मुंह तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता है ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी सगी माँ से, जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई, खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निचेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा, 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए, घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं तो इसके ये मतलब नहीं कि तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात बुरी लगती है हमको। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगी बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निभाह न वैसे निभाह। ये सब कुछ हम नहीं जानते, क्यों रो रही है या? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर बोला। अरे तू उसके लिए क्या रोना, इतना समझाया तुझे, उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे, उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कि कहीं वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन को गुदा कर कहा। बिनती हंस पड़ी, सुधा उछल पड़ी। लो ये तो हंस पड़ी, अब रोगी। अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिनती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छे दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिनती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू दिया इसीलिए? सुधा हंसकर बोली। ऐ चंदर, वो गेसु का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर साबुन से अपना मुंह धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसु के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसु से बात करती रही, लेकिन बिनती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें, बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है।
और बिनती और फूल का जोड़ खूब मिला, दोनों खूब गाती हैं। बिनती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है, उसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, यह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना ही भूल गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है। पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आ पाएंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयां थी सो पिछले 2-3 हफ्तों में मास्टर साहब ने बता दी। अब दोहराना है, लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चलें हम? अरे बैठो, फिर जाने कितने दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे, करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था, जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, जाने किस दर्द की अमंगल छाया, जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक, अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी देखता ही नहीं था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार है, न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज डर के मारे कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया था, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर, और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों से दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था यह आवाज चंदर की नहीं थी, न जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। सुधा ने आवाज दी। चंदर पहले जैसा हो गया। अरे, अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई। लो पानी पियो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती, जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह में लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर लगा दे माथे पर जरा हल्की उंगली से। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे?
मुटकी कहीं की खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिंती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिंती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिंती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिंती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे हैं। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिंती से इतनी चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं कि किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, यह बिंती बहुत खुश है। यह तो चाहती है कि किसी तरह से जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, वह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी कि बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला। वह पुरतिया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर मुंह फैलाकर हाथ नचाकर कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? मेरा ब्याह? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा इस कामरेड को एक चिट्ठी लिख दें। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात चलने से उसे कैसा लगता था। कौन कामरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो। सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है, जब चंदर पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आएं। लिख दिया। हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो बस लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धिमान हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है। चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां न रहे तो काम ही न चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा। चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना? तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो। तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितना लोगे? अपने पॉकेट से 5 रुपए का नोट निकालकर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड शो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदर पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनते दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। गुनाहों का देवता आ जाए तक अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।